ये कहानी है फ्रांसवा नाम के एक अमीर आदमी की जो बहुत से लोगों से मिलता जुलता है, बहुत से लोगों के साथ बिजनेस करता है, मीटिंग्स अटेंड करता है और पार्टीज में भी शामिल होता है। लेकिन इतने लोगों के साथ मेलजोल के बावजूद क्या उसका कोई सच्चा दोस्त भी है? एक ऐसा दोस्त जो जरूरत पड़ने पर आधी रात को भी उसके सामने आकर खड़ा हो जाए और अंजाम की परवाह किए बगैर हर मुसीबत में उसका साथ देने को तैयार हो जाए। इसी सवाल पर बेस है 2006 में आई ये फ्रेंच मूवी जिसका नाम है माई बेस्ट फ्रेंड। फ्रांसवा पेरिस का एक कामयाब आर्ट डीलर है जो पेंटिंग्स जैसी बेशकीमती चीजों को खरीदने और बेचने का काम करता है और अपने इस काम में वो बहुत एक्सपर्ट है। वो हर किसी के साथ सिर्फ काम की बात करता है, काम से हटकर किसी भी बात से वो बोर होने लगता है। वो बहुत ही सेल्फ एब्सॉर्ब इंसान है, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला। दूसरों की फीलिंग्स पर उसका ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि वो हमेशा से ऐसा ही है। एक दिन वो एक अमीर आदमी के फ्यूनरल में जाता है जहाँ मुश्किल से गिने चुने बस 5-7 लोग ही आए थे और उनमें से भी फ्रांसवा तो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उस अमीर आदमी के पास उसके मतलब की एक पेंटिंग थी जिसे दूसरों से पहले खरीद कर वो इस पर एक अच्छा कमीशन कमाना चाहता था। फ्यूनरल के बाद वो अपनी बिजनेस पार्टनर कैथरीन से मिलता है और उसके साथ एक एग्जीबिशन हॉल में जाता है जहाँ पेंटिंग्स जैसी दूसरी आर्टिस्टिक चीजों की बोली लगाई जा रही थी। वो दोनों यहाँ बोली तो एक दूसरी चीज पर लगाने आए थे, लेकिन उससे पहले ही फ्रांसवा एक यूनानी घड़े पर बहुत ही महंगी बोली लगाकर इसे खरीद लेता है, जिसे देखकर उसकी पार्टनर कैथरीन हैरान रह जाती है। 5वीं सदी के एक आर्टिस्ट ने अपने दोस्त की मौत के गम में इतने आंसू बहाए कि आंसुओं से ये घड़ा ही भर दिया, यानी ये घड़ा सच्ची दोस्ती की एक अनमोल निशानी था। कैथरीन को इससे बुरा लगता है क्योंकि वो दोनों 50-50 के बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन फ्रांसवा ने बोली लगाने से पहले उससे एक बार भी नहीं पूछा। आज फ्रांसवा का जन्मदिन था, इसलिए रात को कैथरीन ने उसके लिए एक बर्थडे डिनर रखा था जिसमें उसने अपने कुछ दोस्तों और कलीग्स को भी इनवाइट किया था। फ्रांसवा डिनर पर जाने के लिए टैक्सी बुक करता है जिसे ब्रूनो नाम का एक टैक्सी ड्राइवर चला रहा था। ब्रूनो को देश दुनिया का इतिहास और जनरल नॉलेज में बहुत दिलचस्पी थी। उसके सामने बस किसी चीज का जिक्र कर दो फिर वो उसका पूरा इतिहास, उसके पीछे की दिलचस्प कहानियां सुनाने लग जाता है। फ्रांसवा के टैक्सी में बैठते ही वो उस रोड का ही इतिहास बताने लगता है जिस पर वो चल रहे थे, लेकिन फ्रांसवा को उसके इस तरह बोलने से फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। वो कहता तो कुछ नहीं, लेकिन एक रेड लाइट पर वो टैक्सी से उतर जाता है और यहाँ से पैदल ही डिनर के लिए पहुंच जाता है। वो डिनर पर आए सभी मेहमानों से अच्छी तरह मिलता है, लेकिन हमेशा की तरह एक नकली मुस्कुराहट के साथ। तभी डिनर पर आई एक लड़की को देखकर वो कैथरीन से पूछ लेता है कि ये लड़की कौन है। कैथरीन को उसके इस सवाल पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो लड़की कैथरीन की गर्लफ्रेंड थी और वो दोनों साथ में रहती है। पिछले हफ्ते ही उसने उसे फ्रांसवा से मिलवाया था, लेकिन फ्रांसवा को तो ये बात भी आज पहली बार ही पता चली थी कि उसकी बिजनेस पार्टनर को लड़कों से ज्यादा लड़कियां पसंद है। कैथरीन कहती है कि तुम्हें अपने अलावा किसी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। इतने सालों तक बिजनेस पार्टनर होते हुए भी तुमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि अपनी निजी जिंदगी में मैं क्या करती हूँ, किसके साथ रहती हूँ। फ्रांसवा ये सुनकर चुप रह जाता है और बात को बदलने के लिए बताने लगता है कि वो एक फ्यूनरल में गया था जिसमें मुश्किल से बस 5-7 लोग ही आए थे। ये सुनकर डिनर पर आया गेस्ट फ्रांसवा के मुंह पर ही कह देता है कि तुम्हारे फ्यूनरल में इतने लोग भी नहीं आएंगे, बल्कि हो सकता है एक भी ना आए। फ्रांसवा को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन कैथरीन भी कह देती है कि हाँ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। अब फ्रांसवा का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है कि मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझसे हाथ मिलाते हैं। अगले कई हफ्ते तक मेरा लंच का शेड्यूल अलग अलग लोगों के साथ फिक्स है, मेरी अपॉइंटमेंट डायरी भी फुल है और तुम कह रहे हो कि मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। कैथरीन कहती है कि हम एक दोस्त की बात कर रहे हैं, जिनकी तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारे जान पहचान वाले हैं। किसी के साथ तुम्हें कोई डील करनी है तो किसी के साथ तुम्हारा पैसों का लेन देन है। असली दोस्त वो होता है जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। फ्रांसवा को अब अपनी इज्जत पर बनती दिखने लगती है, लेकिन अभी वो ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि इतने लोगों में से वो किसे अपना दोस्त बताए। आखिर उन सबका मुंह बंद करने के लिए वो कैथरीन से शर्त लगा लेता है जिसके लिए वो तुरंत मान जाती है और कहती है कि अगर 10 दिन के अंदर तुम अपने किसी सच्चे दोस्त को हमारे सामने लेकर नहीं आए तो तुम ये यूनानी घड़ा हार जाओगे और फिर ये मेरा हो जाएगा। फ्रांसवा ये शर्त मान लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये शर्त वो आसानी से जीत जाएगा। घर आकर वो अपने सभी कॉन्टेक्ट्स की एक लिस्ट तैयार करता है और अगले दिन बर्ट्रैंड नाम के एक आर्ट डीलर के घर जाता है जिससे वो अक्सर पैसे लेता रहता था और टाइम पर वापस भी कर देता था। आते ही वो लगातार उसकी तारीफ पर तारीफ करने लगता है और उसका हालचाल पूछने लगता है। बर्ट्रैंड उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि पहले तो तुमने कभी मेरा हालचाल नहीं पूछा, तुम जब भी आते हो किसी काम से ही आते हो। फ्रांसवा कहता है कि मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त का हालचाल भी नहीं पूछ सकता क्या? जिस पर बर्ट्रैंड कहता है कि हम दोनों सिर्फ डीलर हैं और उसमें भी तुम हमेशा मेरे क्लाइंट चुराने की कोशिश करते रहते हो, मेरे क्या तुम किसी के दोस्त नहीं हो सकते। यहाँ से मायूस होकर फ्रांसवा एक बुक स्टोर में जाता है और दोस्त कैसे बनाए इस टॉपिक पर किसी किताब के बारे में पूछता है, लेकिन किताब का नाम सुनते ही सब लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं जिससे फ्रांसवा को ऐसा लगता है जैसे वो दोस्त बनाने वाली नहीं बल्कि गुप्त रोगों के इलाज वाली कोई किताब खरीद रहा हो, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन कैथरीन उससे मिलकर अपनी उस शर्त के बारे में बात करना चाहती है और कहती है कि यह साबित करने की क्या जरूरत है कि उसका कोई दोस्त
दोस्त भी है। वो कुछ और कहती इससे पहले वहाँ फ्रांसवा की बेटी लुइस आ जाती है और वो लुइस के साथ किसी काम से उसके साथ चला जाता है। इत्तेफाक से कैथरीन ने उनके लिए जो कैब बुक की थी उसे ब्रूनो नाम का वही ड्राइवर चला रहा था, जिससे तंग आकर फ्रांसवा पैदल ही अपनी डिनर पार्टी में चला गया था। ब्रूनो आज भी अपनी वही हिस्ट्री और फैक्ट से जुड़ी बातें करनी शुरू कर देता है, जिससे फ्रांसवा साफ साफ उससे चुप रहने के लिए कह देता है। लेकिन उसकी बेटी लुइस को ब्रूनो की बातें दिलचस्प लगती हैं, इसलिए वो उसे ऐसी ही और बातें सुनाने के लिए कहती है और इस तरह आज फ्रांसवा को पूरे रास्ते ब्रूनो को झेलना पड़ता है। उन्हें छोड़ने के बाद वो टैक्सी ड्राइवर ब्रूनो कौन बनेगा करोड़पति जैसे किसी क्विज शो में ऑडिशन देने जाता है। लेकिन यहाँ आते ही वो इतना नर्वस हो जाता है कि ऑडिशन में पूछे गए हर सवाल का जवाब पता होने के बावजूद भी वो काफी देर से उसका जवाब दे पाता है और पिछली कई बार की तरह इस बार भी उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। दूसरी ओर फ्रांसवा एक दोस्त बनाने वाली एजेंसी को कॉल करता है और कहता है कि उसे नहीं बल्कि उसके एक दोस्त को एक दोस्त की जरूरत है। उसे ये मानने में बड़ी शर्म आ रही थी कि उसका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वो फोन काट देता है और घर आकर अपने कॉन्टेक्ट्स की उसी लिस्ट को फिर से ढूंढने लगता है। लेकिन वो लिस्ट अब उसे कहीं नहीं मिल रही थी। अगले दिन जब वो अपनी आर्ट गैलरी में था तो उसे सामने से ब्रूनो आता दिखाई देता है, जिसे देखकर वो अपना मुंह छुपाने लगता है। ब्रूनो पहले तो बाहर कुछ लोगों को उनकी भारी अलमारी उठाने में मदद करता है और फिर उनके साथ हंसी मजाक करते हुए गैलरी के अंदर ही आ जाता है। फ्रांसवा उसे टालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे वही लिस्ट देते हुए कहता है कि तुम्हारी ये लिस्ट कल टैक्सी में ही रह गई थी। जाते हुए वो उसे एक और दिलचस्प फैक्ट के बारे में बताता है जो कि आज फ्रांसवा के भी दिमाग में चल रहा था। इससे आज पहली बार फ्रांसवा ब्रूनो से काफी इंप्रेस हो जाता है, लेकिन उसके इंप्रेस होने की सिर्फ यही एक वजह नहीं थी। उसने आज नोटिस किया था कि आते हुए और जाते हुए इतनी सी देर में ब्रूनो ने उसे छोड़कर 3 और लोगों के साथ अच्छी जान पहचान कर ली थी और इसमें उसने कोई ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाया था, बल्कि उसके लिए तो ये सब एकदम नेचुरल था। फ्रांसवा को ऐसे ही आदमी की तो तलाश थी जो उसे सिखा सके कि दोस्त कैसे बनाए जाते हैं, इसलिए वो जल्दी से बाहर आकर उसे रोक लेता है और उसे अपने साथ लंच पर इनवाइट कर देता है। अब एक रेस्टोरेंट में लंच के दौरान वो ब्रूनो से कहता है कि जैसे कुछ लोगों को खेलना नहीं आता वैसे ही मुझे दोस्त बनाना नहीं आता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ये चीज सिखाओ और इसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। ब्रूनो को उसकी ये बातें बड़ी अजीब लगती हैं और वो कहता है कि लगता है तुम मजाक कर रहे हो। फ्रांसवा कहता है कि मैं कभी मजाक नहीं करता, जिस पर ब्रूनो एकदम से कहता है कि सबसे पहली गलती तो तुम्हारी यही है कि तुम मजाक नहीं करते। आखिरकार वो कहता है कि चलो कोशिश करके देखते हैं और इस तरह ब्रूनो अपनी टैक्सी में उसे शहर में घुमाने लगता है। रास्ते में वो एक बूढ़ी औरत को अपनी टैक्सी में बैठा लेता है। फ्रांसवा को डेमो देने के लिए सबसे पहले वो उस औरत के बैग की तारीफ करता है, फिर उसे उसका नाम पूछकर इस नाम के पीछे की एक दिलचस्प कहानी सुना देता है, जिससे वो औरत उससे इंप्रेस होने लगती है। वो उससे पूछती है कि वो कहाँ का रहने वाला और इसी तरह ब्रूनो भी उससे उसके शहर का नाम पूछता है। फिर वो उसके शहर से जुड़ा एक गाना गाने लगता है, जिसे उसके साथ वो औरत भी गाने लगती है और ब्रूनो के बार बार इशारा करने पर फ्रांसवा को भी उनके सुर से सुर मिलाना ही पड़ता है। फ्रांसवा को लगता है कि उसने सही आदमी को हायर कर लिया है। अब वो भी एक स्टोर में कुछ खरीदने के बहाने से जाता है और ब्रूनो से कहता है कि देखकर बताना मैं कहाँ गलती करता हूँ। इस तरह वो एक ब्रेड टोस्टर मशीन देखने लगता है और सेल्समैन से मुस्कुराते हुए अच्छी तरह बात करने की कोशिश करता है। देखते ही देखते 2 और सेल्समैन उसके पास आ जाते हैं और अलग अलग टोस्टर की क्वालिटीज बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन फ्रांसवा फिर कभी खरीदने के लिए कहकर ब्रूनो के पास आ जाता है और एक्साइटमेंट में कहता है कि देखा, छोटी सी मुलाकात में ही वो लोग मुझे कितना लाइक करने लगे। अब मैं भी तुम्हारी तरह लोगों को अपनी बातों से इम्प्रेस कर सकता हूँ। ये सुनकर ब्रूनो मुस्कुराते हुए कहता है कि उनके लिए तुम एक कस्टमर हो, इस तरह बात करना उनका पेशा है, वो सबसे ऐसी बात करते हैं। एक बार फिर से ट्राई करने के लिए फ्रांसवा एक बार में जाता है और अपने लिए एक ड्रिंक बनवाता है। फिर वो कहता है कि जितने लोग भी यहाँ हैं उन सब का बिल मैं चुकाऊंगा। ये कहकर वो उन सब लोगों की ओर देखने लगता है, लेकिन वो सब पहले से भी जल्दी अपना ड्रिंक्स खत्म करके वहाँ से जाने लगते हैं और कोई उससे बात नहीं करता। बाहर आकर वो ब्रूनो से पूछता है कि अब क्या गलती हो गई, जिस पर ब्रूनो कहता है कि जब तक किसी से थोड़ी बहुत जान पहचान नहीं हो जाती तब तक तुम उसके लिए ड्रिंक कैसे बनवा सकते हो। उन लोगों को ये बिल्कुल ऑकवर्ड लगा होगा। इसी तरह वो और भी कई लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। आखिरकार तंग आकर वो ये मान लेता है कि वो ये सब नहीं कर पाएगा। वो ब्रूनो को उसका पेमेंट करने के लिए कहता है, लेकिन ब्रूनो कहता है कि कोई बात नहीं, पेमेंट कल दे देना। फ्रांसवा कहता है कि कल वो आएगा ही नहीं क्योंकि उसने हार मान लिया है, मगर ब्रूनो मुस्कुराते हुए कहता है कि इतनी जल्दी हार मत मानो, क्योंकि हो सकता है कोई वाकई तुम्हें अपना दोस्त मानता हो और तुम्हारी पहल का इंतजार कर रहा हो। रात को हार मानकर फ्रांसवा अपने घर में बैठा होता है, तभी उसे अपने बचपन की एक फोटो मिल जाती है और उसे याद आता है कि बचपन में कोई था जिसे वो अपना दोस्त कह सकता है। इस तरह अगले दिन वो खिले हुए चेहरे के साथ ब्रूनो की टैक्सी में आकर बैठ जाता है और कहता है कि बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। ब्रूनो खुश होकर उसकी तरफ देखने लगता है, लेकिन फ्रांसवा जब उसे अपने बचपन के उस दोस्त के बारे में बताता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे वो फ्रांसवा को अपना दोस्त मानने लगा हो और इससे लग रहा हो कि फ्रांसवा को भी इसका एहसास हो गया है।
लेकिन फिर अपने इमोशंस को एक साइड रखकर वो फ्रांसवा को उसके बचपन के दोस्त से मिलाने ले जाता है। फ्रांसवा अपने उस दोस्त के सामने अचानक जाकर उसे सरप्राइज देता है, मगर उसका वो दोस्त पहले तो उसे पहचानने से इनकार कर देता है, लेकिन उसके ज्यादा पीछा करने पर वो कह देता है कि हम दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे के दुश्मन थे। पूरी क्लास तुमसे नफरत करती थी क्योंकि तुम अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। फ्रांसवा को इस बेइज्जती का सामना करते देख ब्रूनो उसे पकड़कर अपनी टैक्सी में ले जाता है और कहता है कि मुझे तो पहले ही इसका अंदाजा था, क्योंकि बचपन की दोस्ती बस बचपन तक ही रहती है। अब ब्रूनो उससे कहता है कि सबके साथ अक्सर ऐसा ही होता है, हम लोगों से मिलते हैं, उनके करीब आते हैं, लेकिन फिर वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। वो कहता है कि दोस्ती एक मनगढ़ंत चीज है, असल में तो हम सब अकेले ही होते हैं। ये संडे का दिन था, इसलिए टाइम पास करने के लिए फ्रांसवा एक पार्क में बैठ जाता है। तभी उसके पास डेलामोट नाम का वही टीवी प्रोड्यूसर आ जाता है जो उस दिन उस घड़े पर बोली लगा रहा था, लेकिन फ्रांसवा उससे बाजी मार ले गया था। डेलामोट मुंह मांगी रकम पर उस घड़े को खरीदने का ऑफर देता है, लेकिन फ्रांसवा किसी भी कीमत पर उसे बेचने से मना कर देता है। डेलामोट ये कहते हुए चला जाता है कि तुम उस घड़े को रखने के लायक नहीं हो, ये घड़ा तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। अब ब्रूनो फ्रांसवा को अपने साथ एक फुटबॉल मैच दिखाने ले जाता है, जिसके लिए फ्रांसवा भी बड़ी आसानी से मान जाता है, वरना तो वो इन सबको बिल्कुल फालतू के काम मानता था। लेकिन जिस टीम को वो सपोर्ट कर रहे थे वो हार जाती है, जिसकी वजह से मेट्रो में जीती हुई टीम के सपोर्टर उनकी हूटिंग करने लगते हैं। पहले तो वो दोनों चुप रहते हैं, लेकिन जैसे ही स्टेशन आता है तो ब्रूनो उन सबको गाली दे देता है और एकदम से फ्रांसवा को साथ लेकर वहां से भाग जाता है। ब्रूनो की इस हरकत से एकदम सीरियस रहने वाला फ्रांसवा भी आज खुलकर हंसता है। इसके बाद डिनर के लिए ब्रूनो उसे अपने मॉम डैड के घर ले जाता है, जहां उसके मॉम डैड फ्रांसवा की बहुत अच्छी तरह मेहमान नवाजी करते हैं और कहते हैं कि तुम ब्रूनो के दोस्त हो ना, कई दिन से वो बस तुम्हारी ही बातें करता रहता है। ये सुनकर फ्रांसवा का चेहरा एकदम से चमक उठता है और वो कहता है कि हाँ, हम दोनों दोस्त ही तो हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस दोस्त को वो पिछले एक हफ्ते से ढूंढ रहा था वो तो हर वक्त उसके साथ ही था। यहाँ ब्रूनो के मॉम डैड को खुश करने के लिए वो उनकी कबाड़े में पड़ी एक टेबल 10,000 यूरो में खरीद लेता है, लेकिन ब्रूनो उसे समझाता है कि पैसे देकर लोगों को खुश करना सही बात नहीं है। वापस जाते हुए रास्ते में फ्रांसवा उसे अपनी बेटी के बारे में बताता है कि वो ठीक से उससे बात नहीं करती और उसे डैड तक कहकर नहीं बुलाती। आज रात वो ब्रूनो को अपने घर पर ही रोक लेता है, उसके साथ ड्रिंक करता है और अपने दिल की बहुत सी बातें उसे बताता है जो कि वो किसी के साथ भी शेयर करना पसंद नहीं करता था। ब्रूनो भी उससे अपनी दोस्ती का इजहार कर देता है, जिसके बाद सुबह को वो फ्रांसवा के लिए नाश्ता भी तैयार करता है। यहाँ फ्रांसवा की बेटी लुइस भी आ जाती है और ये जानकर कि उसके बाप का कोई दोस्त भी है उसे बड़ी हैरानी होती है। ब्रूनो जब लुइस को बताता है कि उसके डैड उसकी बहुत फिक्र करते हैं तो उसे और भी हैरानी और खुशी भी होती है। इधर अपने कमरे में फ्रांसवा कैथरीन को बताता है कि वो शर्त जीत गया है और आज वो अपने दोस्त को उन सब के सामने लेकर आ जाएगा जिन्हें शक था कि उसका कोई दोस्त नहीं है। कैथरीन को जब ये पता चलता है कि जिस दोस्त के बारे में वो बात कर रहा है वो एक टैक्सी ड्राइवर है, तो ये उसे फ्रांसवा का झूठा नाटक लगता है और वो कह देती है कि उसके दोस्त को एक इम्तिहान देना होगा। अगर उसका दोस्त इम्तिहान में पास हो गया तो फ्रांसवा ये शर्त जीत जाएगा। फ्रांसवा ब्रूनो को अकेले में ले जाकर पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से एक सच्चा दोस्त कौन होता है, जिस पर ब्रूनो कहता है कि जो तुम्हारे लिए वो करके दिखा दे जो कोई और ना कर सके और मुसीबत के वक्त तुमसे मुंह ना फेरे। ये सुनते ही फ्रांसवा कहता है कि आज वो वक्त आ गया है, मैं एक बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरे ऊपर बैंक का बहुत बड़ा कर्ज है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आज रात मेरे घर से ये कीमती घड़ा चुरा कर ले जाओ, जिससे मैं इंश्योरेंस कंपनी से पूरा पैसा भी ले लूं और घड़ा भी मेरे पास ही रह जाए। ब्रूनो ये सुनकर घबराने लगता है तो फ्रांसवा कहता है कि एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है और तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो जो मुझे इस मुसीबत से बचा सकते हो। आखिर डरते डरते ब्रूनो उसके लिए चोरी करने को भी तैयार हो जाता है और रात को उसके घर में घुसकर वो घड़ा उठाकर ले जाने लगता है। अचानक कमरे की लाइट जलती है जिससे वो पूरी तरह डर जाता है, मगर फिर वो देखता है कि सामने फ्रांसवा, उसकी बिजनेस पार्टनर कैथरीन और दूसरे कई और लोग भी मौजूद थे। फ्रांसवा खुशी से चिल्लाते हुए उन सब से कहता है कि मेरा दोस्त इस इम्तिहान में पास हो गया। इस पर कैथरीन कहती है कि वो तो पास हो गया और तुम ये कीमती घड़ा भी जीत गए, लेकिन हार तो तुम उसी वक्त गए थे जब तुमने ये शर्त रखी थी। ये शर्त रखते ही तुमने ये साबित कर दिया था कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और ना ही कभी होगा। अब ब्रूनो को जब ये बात समझ में आती है कि फ्रांसवा एक शर्त जीतने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था तो उसका दिल टूट जाता है। वो लोहे की एक रोड उठाता है और उससे उस घड़े को तोड़कर वहां से चला जाता है। रास्ते में उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जिन्हें देखकर लुइस कहती है कि तुम क्यों रो रहे हो, मेरे डैड तो हमेशा से ही ऐसे हैं, वो किसी की फीलिंग्स नहीं समझते, इसीलिए मेरी मॉम भी उन्हें छोड़कर चली गई। दूसरी ओर फ्रांसवा भी अपने टूटे घड़े के सामने अकेला और उदास बैठकर पूरी रात काट देता है। वो घड़ा उसने अपने और कैथरीन के बिजनेस फंड से खरीदा था, इसलिए इसकी भरपाई के लिए वो बिजनेस में से अपना हिस्सा छोड़कर पूरा बिजनेस कैथरीन को सौंपने का फैसला कर लेता है। वो ब्रूनो से माफी मांगने टैक्सी स्टैंड भी जाता है, लेकिन उसे आता देख ही ब्रूनो वहां से निकल जाता है। अब वो
उसके मॉम डैड के घर जाता है, जिन्हें उसके और ब्रूनो के बीच क्या हुआ है इसके बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन उनसे आज फ्रांसवा को पता चलता है कि ब्रूनो इस बात को इतना दिल पर क्यों ले गया। दरअसल 1 साल पहले तक ब्रूनो की जिंदगी में उसकी एक बीवी थी जिसे वो बहुत प्यार करता था। बीवी के अलावा भी कोई था जिसे वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था और उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था। लेकिन उसी दोस्त और उसी बीवी ने मिलकर उसकी पीठ पीछे छुरा घोंप दिया। उसका वो दोस्त उसकी बीवी को लेकर भाग गया। तब से अभी तक वो इस गम से बाहर नहीं निकल पाया है। फ्रांसवा को ये सुनकर अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने एक ऐसे इंसान को गहरी चोट दे दी थी जो पहले ही उससे भी गहरी चोट खाया हुआ था। अब वो घर वापस आता है तो वहां अपने उसी घड़े को देखकर हैरान रह जाता है। तभी कैथरीन उसे बताती है कि जो घड़ा ब्रूनो ने तोड़ा था वो नकली था और असली घड़ा ये है जो मैंने तुमसे छुपा कर रखा था। फ्रांसवा कहता है कि मैं तो वैसे भी शर्त हार गया हूँ, इसलिए अब ये घड़ा और बिजनेस दोनों सिर्फ तुम्हारे हैं। लेकिन कैथरीन अब इमोशनल होते हुए कहती है कि मैंने तुमसे वो शर्त इसलिए लगाई थी कि शायद तुम मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त बताओगे, लेकिन तुमने कभी मुझे अपना दोस्त नहीं माना। फ्रांसवा ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसके आसपास मौजूद कई लोग उसे अपना दोस्त मानते थे, लेकिन उन पर ध्यान देने की बजाय वो पूरे शहर में एक दोस्त की तलाश में भटक रहा था। अब वो एक बड़ा फैसला लेता है और इस घड़े को उसी टीवी प्रोड्यूसर टिलामोट को दे देता है। चाहता तो बदले में वो उससे मुंह मांगी रकम ले सकता था, लेकिन वो उससे बस उतने ही पैसे लेता है जितने में उसने ये खरीदा था। बदले में वो कहता है कि मेरा एक दोस्त है, मैं तुम्हारे शो में उसे एंट्री दिलवाना चाहता हूँ, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब मैंने किया है। टिलामोट के लिए ये कोई बड़ी चीज नहीं थी, क्योंकि ब्रूनो ने शो के लिए ऑडिशन भी दे रखा था। ब्रूनो को जब ये पता चलता है कि उसे शो में एंट्री मिल गई है तो वो पहले से भी ज्यादा नर्वस होने लगता है, लेकिन उसके मॉम डैड जबरदस्ती खींचकर उसे ले ही जाते हैं। दूसरी ओर घर पर फ्रांसवा भी टीवी के सामने बैठा ब्रूनो का ही लाइव शो देख रहा था। ब्रूनो अभी भी डर से कांप रहा था, लेकिन शो का होस्ट अपनी बातों से उसे शांत करता है और ऑडियंस के बीच बैठे उसके मॉम डैड भी उसे हिम्मत देते हैं, जिसे अटकते हुए ही सही मगर वो लगातार सही जवाब देने में कामयाब हो जाता है। इस तरह वो 3 लाख यूरो जीत जाता है, जिसके बाद आता है आखिरी सवाल, जिसका सही जवाब देने पर वो पूरे 1 मिलियन यूरो जीत सकता था। लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो वो सिर्फ 48,000 यूरो लेकर ही घर चला जाएगा। ऊपर से जो सवाल उससे पूछा गया था उसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था, इसलिए वो 3 लाख यूरो के साथ यहीं रुकने का फैसला करता है। एक टैक्सी ड्राइवर के लिए ये रकम भी बहुत बड़ी थी, मगर होस्ट कहता है कि उसके पास 3 लाइफलाइन बची हुई है, वो इनका इस्तेमाल कर सकता है। ब्रूनो मान जाता है, लेकिन पहली लाइफलाइन में 2 गलत जवाब हटाने और दूसरी लाइफलाइन में ऑडियंस का वोट करवाने के बाद भी जब वो कोई फैसला नहीं ले पाता तो होस्ट उसे तीसरी लाइफलाइन में किसी दोस्त को कॉल करने की सलाह देता है। लेकिन ब्रूनो ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है, वो गेम यहीं पर छोड़ रहा है। अब ब्रूनो के इस तरह इमोशनल होने से शो की रेटिंग आसमान छूने लगती है, इसलिए होस्ट उसे बार बार समझाने की कोशिश करने लगता है। आखिर ब्रूनो फ्रांसवा को फोन करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो सबके सामने ही कह देता है कि वो उसका कोई दोस्त नहीं है। टीवी के सामने बैठा फ्रांसवा भी ये सुनकर काफी उदास हो जाता है कि तभी शो से उसके फोन पर कॉल आ जाती है। होस्ट उनकी बात कराता है तो फ्रांसवा कहता है कि तुमने मुझे कॉल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो अपने की उससे माफी मांगता है और जो कुछ भी ब्रूनो ने उसके लिए किया था उस सब के लिए उसका शुक्रिया करता है। आखिर में वो कहता है कि तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, आज भी हो और हमेशा रहोगे। वो उसे उसी की दोस्ती पर कही एक लाइन सुनाता है जिससे ब्रूनो इमोशनल होने लगता है, लेकिन तभी टाइम ज्यादा होने की वजह से होस्ट को उन्हें बीच में ही टोकना पड़ता है। फ्रांसवा अपने हिसाब से सवाल का जवाब बताकर फोन काट देता है और ब्रूनो भी भरोसा करके इसी जवाब को लॉक करवा देता है। अब होस्ट सस्पेंस के साथ धीरे धीरे सही जवाब बताता है, जो कि वही होता है जो फ्रांसवा ने बताया था। इस तरह ब्रूनो पूरे 1 मिलियन यूरो जीत जाता है, लेकिन उसे ये भनक तक नहीं थी कि फ्रांसवा अपने कीमती घड़े को कुर्बान करके उसे यहाँ तक नहीं पहुंचाता तो वो ये पैसे कभी नहीं जीत पाता। फ्रांसवा ने भी ब्रूनो की दोस्ती के लिए इतना बड़ा काम कर तो दिया था, लेकिन उसने किसी को भी इसका पता नहीं लगने दिया था, क्योंकि वो दिखावा करने की बजाय सच्ची दोस्ती निभाना चाहता था। लेकिन अगले 1 साल तक ब्रूनो उससे कोई कांटेक्ट नहीं करता और फ्रांसवा भी बस चुप ही रहता है। मगर वो बदल चुका है। अब कैथरीन और उसकी बेटी के साथ दूसरे कई लोग भी उसके इस बदले रूप से बहुत खुश हैं। अपना अगला जन्मदिन वो उन सब के साथ मना रहा होता है कि तभी वेटर उसे बताता है कि उसका बिल किसी और ने पे कर दिया है। अब दूर एक टेबल पर उसे ब्रूनो बिल्कुल अकेला बैठा दिखाई देता है, तो वो भी उसके सामने जाकर बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और ब्रूनो उसे उसके जन्मदिन की बधाई और गिफ्ट भी देता है, लेकिन फिर भी उससे कहता है कि वो तो यहाँ इत्तेफाक से आ गया। फ्रांसवा कहता है कि गिफ्ट लेकर कोई इत्तेफाक से कैसे आ सकता है, जिस पर ब्रूनो जवाब देता है कि उसी तरह जैसे तुम्हारा गला शो के प्रोड्यूसर के ऑफिस में पहुंच गया था। फ्रांसवा हैरान होकर उसे देखने लगता है तो ब्रूनो बताता है कि शो के बाद प्रोड्यूसर के साथ चाय के दौरान उसने वो घड़ा उसके ऑफिस में रखा देखा था। यानी उसे जीतने के तुरंत बाद पता चल गया था कि शो में उसकी एंट्री उसके दोस्त फ्रांसवा ने कराई है, मगर शायद वो ये देखना चाहता था कि फ्रांसवा इसका दिखावा करेगा या नहीं। लेकिन फ्रांसवा ने 1 साल तक भी किसी
किसी से इसका जिक्र नहीं किया और शायद आगे भी नहीं करता। मूवी के आखिर में दोनों बातें करते हुए चलते जाते हैं और इस तरह उनकी दोस्ती की फिर से एक नई शुरुआत हो जाती है। लुइस और कैथरीन उन दोनों को बातें करता देखकर बहुत खुश थी और किसी के पूछने पर लुइस कह भी देती है कि ब्रूनो उसके डैड के सबसे अच्छे दोस्त हैं।